कम से कम उस कॉलेजियम सिस्टम में तो कम से कम सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन वो कॉलेजियम में आप देखोगे जस्टिस गवई तो किसी तरह से बन गए हैं, परंतु बाकी जो 4 सीनियर मोस्ट और जजेज हैं उसमें आप देख लीजिएगा काउंट करके कि कौन है हमारे समाज से, बहुसंख्यक समाज की, जिसकी देश में इतनी आबादी है, जो 90% जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आरक्षण की बात आती है तो कहते डाटा लेके आओ जी, और डाटा के लिए वो कभी ये नहीं कहते अपने संसद को या फिर विधानसभाओं को कि आप जाति का जनगणना आप कराओगे तभी तो गणना आएगी। उनको कभी वो नहीं बोलते हैं कि ऐसा कीजिए। बिहार में गणना के बाद हाईकोर्ट ने कितनी दिक्कत करी, आप देख रहे थे, उसमें लाइए आर्टिकल 9 में जाहिर करवाइए, इस तरह की बात ताम झाम करके उसको डिले करना। वो कहीं भी पढ़ने का आरक्षण कितना लागू है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो देते हैं, जो 15% है यानी कि 7.5% जो हमारी आबादी के अनुसार जो SC ST का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी नहीं दिया, और OBC का तो खैर उसमें है ही नहीं, 27% ही देते थे, जो 27% उनके अनुसार जो दिया। तो ये पूरी तरह से बेईमानी है। स्वर्ण बेंच लगे बेंचों में उसको बस खाली अंतर यही किया कि जो 3 कॉलेजियम था उसमें 5 कॉलेजियम 5 लोग मिल करके पूरी तरह से वो जो भी जजेज 34 जज सुप्रीम कोर्ट में 1114 जो हाई कोर्ट में जजेज होते हैं उनकी उन लोग पैरवी करेंगे, वही कॉलेजियम उनको बिठाएगा, चाहे हाई कोर्ट में हो या सुप्रीम कोर्ट में। मतलब जो न्याय की हमारी कहते हैं आज जनरल परसेप्शन भी है। अगर आप लोग देखते होंगे कि हमारी एक जनरल परसेप्शन है कि हमें कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा। कितने लोगों को लगता है कि हमें कोर्ट से न्याय मिलेगा, आप बता दीजिए। किसी को लगता है कि हमें कोर्ट से न्याय मिलेगा? किसी को जनरल हमारी तो कम से कम जो न्यायालय है हमारी, उनको सिर्फ न्याय करने वाला नहीं बनना चाहिए, बल्कि खुद अपने ऊपर भी उन न्याय को लागू करना चाहिए। तो ये मैं बता रही थी कि जब पंडित वाजपेयी की सरकार बनी तो एक तरह से दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ था कि 9 जजों की बेंच ने देश का संविधान एक तरह से बदल दिया। उन्होंने क्या किया कि जो हमारे संविधान में लिखा था आर्टिकल 124 में, जिसमें था कि आपस में राष्ट्रपति से आप कॉन्करेंट मशवरा लेंगे, परामर्श लेंगे, ऐसी बात थी, उनके बगैर नहीं हो पाएगा, लेकिन उसको उन्होंने कॉन्करेंट शब्द बना दिया। जो कंसल्टेंट शब्द था उनको कॉन्करेंट, कि नहीं भाई हम कहेंगे उनको मानना पड़ेगा राष्ट्रपति को। इस तरह से वो बदला उन्होंने। और दूसरा उन्होंने क्या बदला, जैसे हमारे यहाँ संविधान में रूल है ना कि कोई भी कानून बनता है तो राज्यसभा से, आपको संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा लोकसभा, आपको सब जगह से उसको पारित करा के 2/3 बहुमत मिलता है, तब जाकर के वो कानून का स्वरूप बनता है ना। 368 है धारा आर्टिकल। लेकिन इन लोग बस दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि 9 जजों ने मिलकर के बेंच ने हमारे देश का संविधान ही बदल दिया, और 5 जज मिल करके पूरा इतिहास वहाँ लिखते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट में तो 3 ही का शायद रिकमेंडेशन है। आपको ये भी सुनने को मिला होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहाँ पे एक अंकल जजेज का एक नाम सुना होगा आपने, अंकल वकील। मतलब उसमें क्या क्राइटेरिया है, ये आपका लोकसभा में ये बोला गया है। किरण रिजिजू जो मंत्री हैं, कानून मंत्री, उन्होंने ये डाटा दिया है कि हमारे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 1/3 जो वकील हैं, वकील समझते हैं जो मेन वकील होते हैं, केस लड़ते हैं, वो अंकल जजेस के नाम का मतलब है कि उनके अंकल वहाँ पे, मतलब उनके रिश्तेदार वहाँ पे जज है और वही वहाँ पे वकील है। तो कभी न्याय मिलने की उम्मीद होगी आपको कि मतलब उनके ही जो केस उनके पास आएगा उसी केस के प्रति उनके जजेज जो हैं वो फैसला देंगे। तो हमें न्यायपालिका में आरक्षण तो चाहिए। अभी उन्होंने जस्टिस गवई साहब ने अभी जो वहाँ के स्टाफ में, यहाँ के जो एम्प्लॉई है, पिछले 78 साल हमारी आज़ादी के हो गए। एक बार 2008 के समय बालकृष्णन से वही एक थे जज जो आपके ST ST जो हमारे सामाजिक संगठन जो बहुसंख्यक समाज के थे, और दूसरी बार ये बने हैं जस्टिस गवई। उन्होंने भी लड़ाई लड़ी और आज उन्होंने जस्टिस गवई ने करके दिखा दिया है। तो हमें ये उम्मीद है कि जस्टिस गवई साहब जो कॉलेजियम कम से कम ठीक है, मान लीजिए कि कॉलेजियम तो अब स्टेबल कर दिया उन्होंने कानून से कम उस कॉलेजियम सिस्टम में तो कम से कम सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन वो कॉलेजियम में आप देखोगे जस्टिस गवई तो किसी तरह से बन गए हैं, परंतु बाकी जो 4 सीनियर मोस्ट और जजेज हैं उसमें आप देख लीजिएगा काउंट करके कि कौन है हमारे समाज से, बहुसंख्यक समाज की, जिसकी देश में इतनी आबादी है, जो 90% जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कोई नहीं। तो मैं इस मंच से मांग करती हूँ कि कॉलेजियम में भी SC ST OBC और माइनॉरिटी के एक जज तो कम से कम हो,
तब तो हम उम्मीद करें कि हमारे लिए भी फैसले लिए जाएंगे, हमारे साथ भी जो न्याय होगा। और यही नहीं, रोस्टर सिस्टम आपको पता होगा, जो रोस्टर प्रणाली हुई है, जो डीओपीटी ने जारी किया था रोस्टर सिस्टम। पहले तो बाइनरी रोस्टर था 1993 में, उसके बाद वो सबरवाल जजमेंट के बाद 1998 में जो ये डीओपीटी ये लड़ाई हुई, पहले तो उन्होंने 13 पॉइंट रोस्टर लाए, फिर 200 पॉइंट रोस्टर लाए। उस रोस्टर में भी पहला, दूसरा और छठा पोजीशन उन्होंने खुद अपने आप को ले लिया है। लेकिन वो भी रोस्टर अगर न्यायपालिका में जो 34 जजेज हैं, 33+1 कहते हैं, 33 जजेज और एक जज जो सुप्रीम कोर्ट के मेन माननीय जो चीफ जस्टिस में, उसमें भी वो रोस्टर प्रणाली अगर लागू कर दिया जाए तो कम से कम हमारे लोग वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में आ जाएं, है ना। जो चौथा पोजीशन है, 7वां पोजीशन है, 8वां पोजीशन है जो रोस्टर प्रणाली में आता है, 12वां पोजीशन है, आपको 16वां पोजीशन है, 19वां पोजीशन है, ऐसे करके लास्ट में 33वां, मतलब इस तरह से 3 एसटी का उसमें सीटें होता है, 1 एसटी का, और ओबीसी के उसमें 6 सीट होती है। तो कम से कम उतने तो आए हम, जो बेईमान रोस्टर है वो भी उनमें उसमें लागू नहीं है। और माननीय जज करेंगे है हमारे मेरिट। एक बार के आर नारायण जब यहाँ के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने ये बात बोला था, ये ऑन रिकॉर्ड है कि भाई न्यायपालिका में क्यों नहीं आरक्षण होना चाहिए, 90% का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं होना चाहिए। तो सारे जज उन पे लग गए, क्योंकि सब तो उन्हीं का मॉनिटर से, अरे कैसी बात करते हैं, इसमें आरक्षण हो गया तो मतलब मेरिट का हनन हो जाएगा, मेरिट का हनन हो जाएगा। क्या मेरिट वाले ऐसा न्याय ले रहे हैं, वो आप देख रहे हैं ना। सारी न्याय जो भी आप कुछ भी हमारे फेवर की कुछ भी बातें होती है, यहाँ तक कि वो आर्टिकल 32 और 226, मतलब 32 में सुप्रीम कोर्ट के जजेज और 226 आर्टिकल है जिसमें हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जजेज होते हैं, उनको ये अधिकार है कि वो कोई भी देश का मुद्दा है उसको डायरेक्ट सुओ मोटो ले करके उसके फेवर में वो बात करें, मतलब उसके जजमेंट वो ले सकते हैं। लेकिन आप कोई भी मुद्दा ले लीजिए, किसी भी मुद्दे पर, जातिगत जनगणना के बारे में भी बात आ रही थी, तो उसमें भी उन्होंने कभी सुओ मोटो नहीं, यहाँ तक कि कहते डाटा लेके आओ जी, जब आरक्षण की बात आती है तो कहते डाटा लेके आओ जी। और डाटा के लिए वो कभी ये नहीं कहते अपने माननीय, मतलब जो संसद को या फिर विधानसभाओं को कि आप जनगणना कराओ, जाति का जनगणना आप कराओगे तभी तो गणना आएगी, तो उनको कभी वो नहीं बोलते हैं कि ऐसा कीजिए। अभी बिहार का ही ले लीजिए, जब बिहार की बात हो रही थी बार बार, तो बिहार में जातिवार जनगणना नहीं, उसको जो भी गणना की गई, जो भी गणना के बाद हाईकोर्ट ने कितनी दिक्कत करी, आप देख रहे थे, उसने रोक लगा दिया, सेक्शन उसमें लाइए, आर्टिकल 9 में जाहिर करवाइए, इस तरह की बात ताम झाम करके उसको डिले करना होता है। तो वो कहीं भी प्रतीत नहीं होता। हम डायरेक्ट अगर बोलेंगे माननीय के खिलाफ तो हमारे ऊपर भी लग सकता है कि मैं कोर्ट की अवमानना कर रही हूँ, है ना। तो ये कोर्ट की अवमानना की बात नहीं है, ये जनरल परसेप्शन है, हमारे देश की आवाज़ है ये कि हमें न्याय कोर्ट से नहीं मिलता है। तो उसके लिए हम इस मंच से आप लोगों की आवाज़ के साथ बोल रही हूँ कि हमें वहाँ भी कम से कम सुप्रीम कोर्ट में भी जो कॉलेजियम इन्होंने इनके ही लागू किए हुए हैं, उसमें तो हमें रिप्रेजेंटेशन दें। 5 सीट हो गया ना, 5 कॉलेजियम है ना, तो उसमें एक एससी को ले लें, एक ओबीसी को ले लें, एक माइनॉरिटी से ले लें, सिख हो चाहे जैन हो, बुद्धिज्म हो या मुस्लिम हो, उससे ले लें, एक एसटी से ले लें, तब तो लगेगा उन्हें कि कुछ न्याय हो रहा है उनके प्रति भी। और यही नहीं, जो 34 जो वहाँ पे पूरे न्यायालय में है, 33 आपको जजेज और एक गवई साहब अभी हैं, उनको मिला करके, तो उसमें भी वो रोस्टर प्रणाली लागू करे। इस मंच से मैं यही मांग करती हूँ। और साथ साथ अभी हम जिस मुद्दे पे बात यहाँ पे हो रही है, सरकारी धन से पोषित निजी क्षेत्रों, अब उन्हीं को मिले हुए हैं और उसमें सरकारी मिले हुए हैं, मतलब सरकारी हमारा धन लगा हुआ है, हमारे टैक्स का पैसा वहाँ लगा हुआ है, लेकिन वहाँ इन लोगों को भी अधिकार नहीं है। बड़े बड़े मीडिया हाउस को मिला हुआ है, यानी कि हम निजी क्षेत्र में भी हमें आरक्षण चाहिए, जो कि जिसमें सरकार ने पैसे लगा रखे हैं। मीडिया हाउस हो गया, यहाँ तक कि बाबा साहब ने अपने कानून में लिखा था, पेपर निकलता था ना न्यूज़पेपर, तो उसको उन्होंने लिखा कि हो सकता है कि हमारे न्यूज़पेपर हमारे जो पढ़ते हैं उन तक ना पहुंच पाए, तो और मीडिया हमारा स्वतंत्र ना रहे, तो उन्होंने उसमें रिबेट दिया उन्होंने अखबार में, जो न्यूज़पेपर का पेपर होता था। तो इस तरह से मीडिया हाउसेस में सरकार रिप्रेजेंटेशन देती है। आपको ठेकेदारी की बात अभी अनिल भाई साहब बोल रहे थे, तो ठेकेदारी वहाँ पे भी हमारा रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नगण्य है। और वो आपको 68 लाख करोड़ बजट हमारे देश की जो पूरी आपको कह सकते हैं हमारे देश का जो एनुअल बजट है ना, उससे भी कहीं अधिक पैसे उसमें जा रहे हैं, उसमें भी हमें कहीं भी रिप्रेजेंटेशन आरक्षण नहीं है।
और अभी उसमें MSME जो होता है 20% है जो आपका टोटल रिक्रूटमेंट का, उसमें उन्होंने 4% SC को और 3% वीमेंस को दिया। किस आधार पे दिया है तो पता ही नहीं कि किस आधार पे दिया है। उन्हें पता तो होना चाहिए कि उन्हें तो ये पता है ना कि आरक्षण कितना लागू है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो देते हैं। जो 15% है यानी कि 7.5% और जो हमारी आबादी के अनुसार जो SC ST का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी नहीं दिया उन्होंने। और OBC का तो खैर उसमें है ही नहीं, 27% ही देते थे, जो 27% उनके अनुसार जो दिया हो। तो ये एक तरह से पूरी तरह से बेईमानी है। वो ये कहेंगे और इसमें क्राइटेरिया भी लगा देंगे कि आपको इतना टर्नओवर होना चाहिए, इतना आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अरे हमारे बाप दादा तो नौकरी चाकरी करते थे क्या, किनके, उन्हीं के गुलामी करते थे, काम करते थे, कोई रिक्शा चलाते थे, कोई खेती करते थे, ये सारे काम करते थे। उनको ठेकेदारी में कहाँ से आएगा, ठेकेदारी में एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा और टर्नओवर कहाँ से आएगा, जब सारी खेती ज़मीनी सब तुम्हारे खेत में हम काम करते थे, तुम्हारे लिए सब काम करते थे, कहाँ से रहेगा। तो यही हमारा ये मांग है यहाँ से कि निजी क्षेत्र में आपको अमेरिका जैसा जो US जो है वहाँ पे भी निजी क्षेत्र में भी आरक्षण है। वहाँ पे मांग उठी, वहाँ पे माइकल जैक्सन जूनियर था, उन्होंने लड़ाई लड़ी और उसके पीछे वहाँ पे लोग हुए। तो वहाँ पे आप मूवी भी देखिएगा ना, मूवी जो उसमें भी एक विलेन होगा और एक हीरो हीरोइन होगे ना, उसमें एक आपको रिप्रेजेंटेशन ब्लैक्स को भी यानी अफ्रीकन इंडियन, जो अभी कहते हैं ना इंडिया के बारे में कि इंडिया के लोग को अमेरिका में नौकरी मिल रही है, ये सारी चीज़ें मिल रही है, वो इसी रिप्रेजेंटेशन की वजह से हमें मिल रही है। वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो आपको कैपिटलिज्म है, वहाँ पे मिल रही है, लेकिन हमारे देश में नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।